तो चलो बच्चों, आज हम दो लघु कथाएं ये पाठ देखेंगे। ये पूरक पठन है। इस पाठ की लेखिका है नरेंद्र कौर छाबड़ा। सबसे पहले मैं इनका परिचय तुम्हें देती हूँ। नरेंद्र कौर छाबड़ा ये जानी मानी कथाकार हैं। कहानियों के साथ साथ इन्होंने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी हैं। इनकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मेरी चुनिंदा लघु कथाएं। तो ये जो दो लघु कथाएं हैं बच्चों, तुम्हें मालूम है कि हर एक पाठ हमें कुछ न कुछ मूल्य सिखाता है, देता है, हमारे बीच में पनपाना चाहता है। उसी प्रकार ये जो दो लघु कथाएं हैं वो भी हमें, पहली कथा जो है कंगाल नामक, इससे हमें अपनी सोच बदलने, और दूसरी जो कथा है सही उत्तर, इसे भ्रष्टाचार जैसे जो पूरी तरह समाज को भ्रष्ट कर देने वाला, ये नष्ट कर देने वाले समाज की व्यवस्था को जो किरकिरा कर देने वाली जो व्यवस्था है, इसकी ओर ध्यान देकर हमें ये भ्रष्टाचार इस संसार से या इस समाज व्यवस्था से दूर हटाने का प्रयास करे, ऐसा हमें बताती हैं। तो चलो हम पहले कंगाल ये जो लघु कथा है ये देखते हैं। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लिजलीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताएं। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े दीर्घता सिद्ध करते हुए वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भून कर मसाला लगाकर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। ये जो छोटी सी कथा है ये हमें क्या बताती है? देखो, जब भी हम कुछ आराम महसूस कराना चाहते हैं, हमारे मन को शांति महसूस कराना चाहते हैं, उस वक्त हम पैसों की चिंता नहीं करते हैं। परंतु जो भी लोग ठेले पर या छोटे व्यापारी होते, वे किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये कथा हमें बताती है। तो ये जो कथा है इसमें इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तप रहे थे। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था, ऐसा यहाँ लेखिका ने बताया है। रात में भी लू का मतलब है गर्मी या गर्म हवा, लू, और उमस से चैन नहीं मिलता था। यानी बहुत सारी गर्मी होने के कारण हमें भी ऐसा लगता है, जब भी गर्मी के दिन होते हैं तो उस वक्त सोचा इस लिजलीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताएं। तो ये जो लिजलीजे ये शब्द हैं, ये है गर्मी के कारण होने वाली बेचैनी।
लीजिए, यानी गर्मी के कारण होने वाली जो बेचैनी होती है उसे लिजलिजा ऐसा कहते हैं। और घुटन भरा यानी घुटन भरा यानी ऐसी ही अवस्था होती है हमारी कि जब भी गर्मी होती है तो उस वक्त हम बहुत ही बेचैन होते हैं। और इन सब से राहत पाने के लिए ऐसा सोचा है यहाँ पर एक व्यक्ति जो है उसने कि कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए, क्योंकि पहाड़ों पर गर्मी थोड़ी कम होती है, ठंडाई महसूस कराने के लिए वो वहाँ पर जाना चाहते हैं। और अगले ही सप्ताह पर्वतीय स्थल की यात्रा पर वो निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा। सुकून यानी शांति। गर्मी के कारण उनकी जो अशांति थी वो अब कम होने लगी 2-3 दिन में ही पर्वतीय स्थल पर रहकर, क्योंकि वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य जो था वो बहुत ही सुंदर था। वहाँ पर हरे भरे पेड़ थे, उसी के साथ साथ पहाड़ भी थे और वो गर्व से सीना ताने खड़े थे। यह देखकर ये जो व्यक्ति है इसका मन सुकून से भरने लगा। और वहाँ पर जो वृक्ष थे वो अपनी दीर्घता सिद्ध करते हुए दिखाई दे रहे थे। पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते हुए झरने। पहाड़ों की नीरवता, नीरव, रव यानी आवाज, नीरव यानी थोड़ी भी आवाज नहीं है। तो ऐसी नीरवता में भरी अवस्था में हल्का सा शोर कर वह ये जो झरने हैं वह अपना अस्तित्व सिद्ध करने लगे थे। और इसके कारण ये जो व्यक्ति है इसके मन का जो बदलाव है वो बदलाव होने लगा, यानी उसका जो मन घुटन से भरा हुआ था वह थोड़ा शांत हो गया। और जब उनका मन शांत हुआ तो उस दिन वो शाम के वक्त झील के किनारे टहलने को गए। तो उस वक्त उनके सामने एक भुट्टे वाला आया। भुट्टा, यहाँ पर देखो ये मक्के का भुट्टा है, मकई का भुट्टा। तो वो भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे, गरम गरम भून कर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही मैंने पूछ लिया कितने का है, तो उसने बताया कि 5 रुपए का है। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है। और उस वक्त 2 के बजाय तुम 3 ले लो, ऐसा उसने कहा। तो उस वक्त भुट्टे वाले ने कहा, नहीं साहब 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। तो उस वक्त हम आगे बढ़ गए और उन्होंने उसे कहा कि मैं ये जो भुट्टा है, वो जो भुट्टे वाला है वो कहने लगा कि मैं ये भुट्टा तुम्हें गरम गरम दूंगा, यानी गरम गरम भूनना, यानी ये देखो यहाँ पर कढ़ाई में ये जो भुट्टा है वो भूनने लगा है, बाद में वो इसे मसाला लगाकर उसे देगा। तो इस प्रकार ये भुट्टा 5 रुपए से कम में नहीं मिलेगा, ऐसा उसने कहा। तो रहने दो, ऐसा कहते हुए वो महाशय जी आगे बढ़े। लेकिन अचानक उनके मन में कुछ विचार आया। उस वक्त उन्होंने ये सोचा कि जब भी हम किसी मॉल में जाते हैं तो उस वक्त वहाँ पर जो चीज़ें रखी हुई होती हैं वो चीज़ें हम बिना सोच विचार किए उस पर जो भी कीमत होती है उसी कीमत में वो खरीद लेते हैं। लेकिन आजकल देखो ये लॉकडाउन का ज़माना है और यहाँ पर जब भी हमारे दरवाजे पर सब्जी वाले आते हैं, सब्जी मंडी अब नहीं लगती, इस कारण दरवाजे पर जो सब्जी वाले आते हैं तो उनके साथ हम मोल भाव करते हैं। अगर मेथी की जुड़ी हमें लेनी है तो उसने कहा कि 20 रुपए को ये जुड़ी आपको मिलेगी, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, नहीं ये 15 रुपए में दो या 10 रुपए में दो, ऐसा उसके साथ झिकझिक करते हैं, मोल भाव करते हैं, क्योंकि वो जो होता है वो छोटा व्यापारी होता है। और जब भी हम मॉल में जाते हैं, बड़े मॉल में जाते हैं, बड़े व्यापारियों के पास जाते हैं, तो उस वक्त हम बिना कुछ सोच विचार किए, बिना मोल भाव किए वो चीज जितने को होती है उतने में लेते हैं हम। लेकिन यहाँ पर लेखिका का यही कहना है कि जब भी हम
छोटे या बड़े, इन दोनों में भेदभाव करते हैं। ये भेदभाव ठीक नहीं है। हमारी जो सोच है वो सोच अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और इसी कारण वो कहती हैं कि हम यहाँ पर उन्होंने इस व्यक्ति के द्वारा हमें ये बताया कि वो जो व्यक्ति है वो एकाएक ठहर गया, ठिठक गया। उसी जगह पर उनके मन में विचार आया कि अगर हम मॉल में जाकर वैसी ही चीज़ें बिना दाम पूछे लेते हैं तो यहाँ पर ये जो ठेले वाला है वो कितनी देर तक तपती गर्मी में बैठता है या यहाँ वहाँ नंगे पाँव घूमता है अपनी चीज़ें बेचने के लिए। तो ये जो बात है, ये बात हमें थोड़ी सोचनी चाहिए, विचार करना चाहिए। और हम जब भी उनके साथ झिकझिक करते हैं तो हम अमीर नहीं तो हमारा मन जो है वो कंगाल है, हमारी सोच जो है वो कंगाल है। इस कारण वो कहती है कि वो व्यक्ति जो है वो उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में उसने 4 भुट्टे खरीद लिए और वह अपनी राह पर चल पड़ा। और उसी वक्त उसका मन सुकून से भरा था, उसे बहुत, उसके मन को उसे शांति मिली। थोडंसं थांबते आहे व्यवस्थित, तुम्हाला विचारायला। आता मी काय करते, हे दोन्ही झाल्यानंतर स्वाध्याय सरांनी थांबवले। किती वेळ झाला सर? तेच की किती, हां किती वेळ झाला ते सरांना। दूसरी कथा देखेंगे, सही उत्तर। ये जो कथा है, इस कथा में भ्रष्टाचार जो हमारे समाज में फैला हुआ भ्रष्टाचार है, इसकी तरफ लेखिका हमारा ध्यान एकत्रित करना चाहती है, हमारा ध्यान उसकी ओर हम दें। इसके लिए वो कहती हैं कि अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था, उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था ही नहीं। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए एक कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है, तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा, पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं। ये जो कथा है, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जो भी अपने अंदर या हमें जो भी, हम सही रास्ते पर तो चल ही रहे हैं और उसी रास्ते का चयन ही भी हमें करना चाहिए। और सही उत्तर अगर हम देंगे
तो ही हमारा चयन हो सकता है या हमारी जो भी मंजिल है वो हम पा सकते हैं। तो ये जो पाठ है, दरअसल हाँ, तो यहाँ पर ये जो कथा है, इस कथा से लेखिका हमें यही बताना चाहती है कि हमें जो भी बोलना है वो सही बोलना है। जब भी हम किसी भी, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है साक्षात्कार, यहाँ पर साक्षात्कार का मतलब है, हम उसे अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। तो जब भी हम किसी नौकरी की वजह से या किसी भी वजह से किसी के सामने जाएंगे तो हमें सही उत्तर जो है वो देना है, जिसके कारण उसका हमें जो फायदा होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। यही यह कथा बताती है कि एक व्यक्ति कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था और बहुत सारे साक्षात्कार भी दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। तो ये जो व्यक्ति हैं, ये ढेर सारी जगह पर उसने इंटरव्यू दिया था और उसके जो प्रमाण पत्रों की फाइल थी वो भी बहुत बड़ी थी, परंतु वो प्रमाण पत्र उसे सफलता देने में नाकामयाब रहे थे, यानी असफल रहे थे। क्योंकि हर जगह पर भ्रष्टाचार और रिश्वत का बोलबाला था। भ्रष्टाचार और रिश्वत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें, जब भी हम किसी कारणवश या किसी एकाध काम के कारण अगर हम किसी ऑफिस में चले जाएं तो उस वक्त एक टेबल से दूसरे टेबल पर जब भी एक फाइल जाती है तो उस वक्त हमें दिखाई देता है, हम टीवी पर बहुत सारे ऐड देखते हैं कि टेबल के नीचे से दे दो, इस प्रकार की जो विज्ञापन है वो भी हमने देखे हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो रिश्वत है, इसका बोलबाला होने के कारण ये जो व्यक्ति है इसका चयन नहीं हो पा रहा था किसी भी जगह। उसके पास योग्यता थी, फिर भी उसके पास ढेर सारी प्रमाण पत्रों की फाइल थी, वो अच्छी तरीके से वो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू दे रहा था, फिर भी उसका चयन नहीं हो पा रहा था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था, क्योंकि भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था जो है वो उसे कोसने लगा था। अब इसके अलावा उसके पास और कुछ था ही नहीं। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। आज फिर वह एक जगह पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी, ये सब गुण उसमें मौजूद थे। उसके बीच बहुत सारा देश प्रेम भरा हुआ था, वो नैतिकता से भरा हुआ था, शिष्टाचार और ईमानदारी से वह, उसके विचार जो थे वो बहुत ही तर्कपूर्ण और विश्वास के साथ वह ये कहता आया था कि मैं जिस भी जगह पर जाऊंगा, जहाँ पर मैं साक्षात्कार दूंगा, वहाँ पर मुझे सफलता मिलेगी। परंतु इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही असफलता आई थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने उसे सवाल किया कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी राय क्या है। तो उसी वक्त वो जो व्यक्ति था उसके मन में जो सही उत्तर था वो उसने दिया। वो कहने लगा, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। यहाँ पर देखो, ये जो घुन है ये एक कीड़ा होता है अनाज में या लकड़ी में। वो जब भी लगता है तो वो पूरी तरह उन चीज़ों को नष्ट करता है। मराठी में उसे वाळवी ऐसा कहा जाता है। तो ये भ्रष्टाचार जो है वो धीरे धीरे हमारे देश को घुन की तरह खा रहा है, ऐसा उसका कहना था। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। ये जो भ्रष्टाचार है इसके कारण सारी सामाजिक व्यवस्था है जो खोखली हो चुकी है, चिंताजनक स्थिति में उसने इसे पहुंचा दिया है। और उसने कहा कि सच कहा जाए तो यह देश के लिए एक कलंक है। भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए एक कलंक है। तो ये जब उसने सही उत्तर दिया, अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता भी छा गई कि ये जो व्यक्ति है वो कुछ अलग तरीके से उत्तर दे सकता है, ऐसा उन्हें महसूस हुआ।
उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी और उस वक्त दूसरे अधिकारी ने उससे सवाल किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? तो उसने कहा, यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं। हम कहीं पर भी समारोह पर जाते हैं या किसी का जन्मदिन मनाने जाते हैं, तो उस वक्त हम क्या करते हैं? अपने प्रियजनों, परिचितों और मित्रों को उपहार देते हैं। तो इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। थोड़ा सा फर्क है इसमें, ऐसा उसने कहा कि जब भी हम किसी प्रियजनों को या परिचितों को या मित्रों को उपहार देते हैं, तो उस वक्त हम उन्हें वो चीज देकर खुशियां हमारे पास लेते हैं, यानी खुशी और कर्तव्य का हम आदान प्रदान करते हैं, हम लेन देन करते हैं, ऐसा उसने कहा। इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से, और भी एक चीज उसने कहा, उसने कही है कि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में रिश्वत के कारण हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। अगर ये थोड़ी बहुत अच्छी है तो ज्यादातर ये बुरी भी है। जिस प्रकार भ्रष्टाचार समाज के लिए, देश के लिए कलंक है, उसी प्रकार रिश्वत भी कलंक है, ऐसा उसका मानना था। और उसने कहा कि रिश्वत का समर्थन कतई नहीं किया जा सकता। रिश्वत का समर्थन यानी पुष्टि, और कतई यानी बिल्कुल। ये जो रिश्वत है, इसकी पुष्टि हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, और ऐसी मेरी धारणा है, ऐसा उसने जवाब दिया। और कहकर वह बाहर तेजी से निकला। और उस वक्त उसने जो जवाब दिया था, उससे ऐसा उसे लगा था कि ये जो मेरा जवाब है, ये सुनने के बाद ये जो व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो प्रतिनिधिमंडल मुझे कभी भी मेरा चयन नहीं करेंगे, ऐसा उसे लगा था। परंतु भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श किया और युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उन्होंने उसका चयन किया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। परास्त यानी नष्ट। तो उसी वक्त उसने ये ठान लिया कि मैंने जो भी कुछ सत्य की राह पर मैंने चलने का प्रयास किया है, सही उत्तर देने का प्रयास किया है, इसके कारण आज जो कुछ मैंने पाया है वो उसी के कारण पाया है, ऐसा उसने उस वक्त सोचा। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमारे जीवन में भी ऐसे ढेर सारे प्रसंग आ सकते हैं, लेकिन जब भी हम किसी के सामने जाएंगे तो जो चीज़ सही है उसी को ही सही मानेंगे, जो गलत है उसका हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये ही दो लघु कथाएं जो हैं, इनमें से लेखिका नरेंद्र कौर छाबड़ा जी ने हमारे सामने लाने का प्रयास किया है कि जिसके कारण आगे बढ़कर हमारी जो हम आदर्श नागरिक बनेंगे तो कैसे बनेंगे, तो इसके जरिए ही बनेंगे, ऐसा उनका मानना है, कहना है। ठीक है। हाँ, तो हमने इन दो कथाओं में ये बात देखी है कि जब भी हम मॉल में या बड़े बड़े दुकानों में कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उस वक्त का हमारा व्यवहार और छोटे खेमचे वाले या ठेले वालों के साथ चीज़ें खरीदते वक्त उनका जो व्यवहार होता है वो बहुत ही उल्टा होता है। तो ये जो चीज़ है वो हमें देखनी चाहिए, हमारी सोच हमें बदलनी चाहिए। और दूसरी कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे मन को जो अच्छा लगता है, जो सही लगता है, वो ही हमें करना चाहिए। और भ्रष्टाचार को इस समाज से मिटाना है तो इसके लिए हमें भरसक प्रयास भी करने चाहिए। तो ठीक है, हम अब ये जो दो लघु कथाएं हैं, इस पर जो कृतियां हैं ये यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखो, पहली कृति है मौसम ऐसा था।
यहाँ पर मौसम कैसा था इसके बारे में बता दिया है। पाठ्य पुस्तक का इस्तेमाल करके उसका सहारा लेकर आपको ये सब कृतियाँ जो हैं वो हल करनी है। मौसम ऐसा था, दिन ऐसे थे। उसी के साथ साथ दूसरी ये जो सही उत्तर, ये जो कथा है इसमें से वह अब तक इन पर विश्वास रखता आया है। किन चीज़ों पर विश्वास रखता आया है? ये 4 चीज़ें हैं। वो कौन सी है वो आपको पाठ से ढूंढ कर लिखनी है। रिश्वत देने से इस प्रकार सफलता हासिल होती है। ये भी हमें 4 प्रकार से हम रिश्वत देने से सफलता हासिल कर सकते हैं। यानी रिश्वत अगर देनी है तो वो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है उसका मानना है कि रिश्वत सही भी है और गलत भी है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की बहन है, ऐसा उसे लगता है। तो किन 4 प्रकारों से हम सफलता रिश्वत देकर पा सकते हैं, ये यहाँ पर हमें ढूंढ कर लिखना है। अंत में हमें स्वमत देखना है। यानी स्वमत देते वक्त हमें वो जो पाठ है उस पाठ से कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत लेनी है। ज़्यादातर हमारे हम जब भी व्यवहार करते हैं या जब भी हमारे साथ कोई प्रसंग घटता है तो उसका जो संबंध है, सह संबंध, वो हमें यहाँ पर लिखना है कि छोटे व्यापारी और खेमचे वालों के साथ हम इस प्रकार व्यवहार करें। हमें मालूम हो चुका है कि हम किस प्रकार कंगाल हैं। हम अगर कंगाल मन के हैं तो हम इनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, और अगर हमने सही तरीके से या सच की राह पर अगर हम चलेंगे या अपनी सोच अगर अच्छी हो तो हम उनके साथ व्यवहार कैसे करेंगे। दूसरा जो है वो भ्रष्टाचार समाज को लगी एक धुन, ऐसा कहा गया है इस पाठ में। तो इसके बारे में भी आपके जो विचार हैं वो आपको लिखने हैं। तो इस प्रकार ये जो कृतियाँ हैं ये आपको हल करनी है और ये पाठ अब यहाँ पर समाप्त हो चुका है। धन्यवाद।